सम्मान के साथ बुला रहा हूं हिंदी रंगमंच के प्रसिद्ध रंगकर्मी, एक अभिनेता, निर्देशक और रंगमंच शिक्षक भूपेश जोशी को। अपनी बात शुरू करने से पहले, क्योंकि मैं नाटक का ही व्यक्ति हूं, तो एक श्लोक से शुरू करूंगा। आप लोग जानते ही हैं, आंगिकम भुवनम यस्य वाचिकम सर्वमा वांग्मय आहार्यम चंद्र तारादि तम वंदे सात्विकम शिवम, तम वंदे सात्विकम शिवम। पर्वती लोक कला मंच और जोधा फिल्म्स का आभार और बधाई की इस तरह का आयोजन उन्होंने किया है, जिसमें हम सब लोग मिल सके हैं और एक दूसरे को सुनने का मौका मिला है। पहले तो हम ये भूल जाएं कि हमारे ऊपर उत्तराखंड के रंगमंच का कोई भार है या देश के रंगमंच का कोई भार है। कोई भार नहीं है किसी के ऊपर, कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं है। रंगमंच वो विधा है जो आदिकाल से चलती आई है और उन्होंने, और इस यात्रा में एक हिस्सा बनने के लिए हमें भी चुना गया है और हम इसके निमित्त बने हैं। अब सवाल ये है कि हम अपने इस यात्रा में अपने समय में कैसा रंगमंच कर पाते हैं और क्या दे पाते हैं, बस, या फिल्म, दोनों विधाओं में हम क्या करते हैं। और दशा और दिशा की समस्या हमेशा रही है और तत्कालीन जो रंगकर्मी, जो कलाकार, जो फिल्म मेकर हैं, हमेशा वो इस चिंतन में रहते हैं और चिंतन बहुत ज़रूरी है। अगर चिंतन नहीं होगा तो हम जो कर रहे हैं, कभी मैं स्वांतः सुखाय करूँगा, कोई और समाज के लिए करेगा, कोई फूहड़ करेगा, कोई कुछ अच्छा करेगा। लेकिन चिंतन होगा, बैठेंगे तो जो हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हमारा जो नाटक है, हमारा जो रंगमंच है, वो किसके लिए है, या रंगमंच क्यों, रंगमंच क्यों किया जाए। डॉक्टर हरिसुमन बिष्ट जी ने कहा कि रंगमंच, अपना रंगमंच करने से पहले कुछ ऐसा रंगमंच भी देख लेना जरूरी है जो ख्याति प्राप्त है, जिसने कुछ दर्शकों को दिया है, बड़े समाज को दिया है। हबीब साहब का रंगमंच, रतन थियम साहब का रंगमंच, एच कन्हैयालाल जी का रंगमंच, बाबा कारंत का रंगमंच। तो वो हमारा उत्तराखंड का रंगमंच नहीं है, लेकिन सीखते तो हम विदेशी रंगमंच से भी हैं। भानु जी का रंगमंच है। विदेशी रंगमंच से हम इसलिए सीखते हैं क्योंकि हमारे जो आदिकाल की परंपरा रही है वो संस्कृत नाटकों की रही है और वो काल स्वर्णिम काल कहा जाता था। क्या होता होगा उसमें, संस्कृत हमारी भाषा थी और संस्कृत में ही नाटक लिखे गए थे। महाकवि भास, महाकवि कालिदास, भवभूति और शूद्र, ये तमाम जो रचनाकार थे, नाटककार थे, ये नाटक लिखते थे और बहुत अधिक संख्या में लोग देखते थे, क्योंकि उन नाटकों में दर्शकों को उस वक्त के कुछ चरित्र ऐसे दिखते थे जिनसे उन्हें प्रेरणा मिलती थी, समाज के कुछ चरित्र दिखते थे। और आपको मैं ये बताना चाहूँगा, आप जानते भी हैं कि संस्कृत नाटक ही आज की फिल्मों का आधार हैं, हमारी हिंदी फिल्मों का, या फिर हम जो भी फिल्में बनाते हैं, क्योंकि संस्कृत नाटक के नायक, नायिका, विदूषक और जो उसके विलन होते थे, और एक हीरोइन, हीरो और साइड हीरोइन, साइड हीरो। महाकवि भास के नाटक आप पढ़िए, देखिए, महाकवि कालिदास के नाटक पढ़िए, उनमें ये आपको स्पष्ट रूप से दिखेंगे। और इसी को हमने फॉलो किया और उसी से हम समृद्ध भी हुए। तो हम अपने परंपराओं को नहीं नकार सकते, क्योंकि उत्तराखंड राज्य भी हमारा तमाम राज्यों की तरह, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, जिनकी बात हो रही थी, उनकी लोक परंपराओं की तरह ही हमारी भी समृद्ध परंपराएं हैं। हमारे यहाँ रामलीला, जागर, भड़ो गायकी, छलिया नृत्य, हिल जात्रा, पांडव नृत्य, क्या क्या नहीं है हमारे पास। लेकिन सिर्फ उनका मंचन कर देना, उनको दिखा देना रंगमंच नहीं है, जिस रंगमंच की हम बात कर रहे हैं। या हर बार मंच पर आकर बेड़ूपा को गाना गा देना, ठीक है, और किसी न्योली को गा देना, या फिर किसी चाचरी को या झोड़े में नाचना, वो ही रंगमंच नहीं है। वो हमारी संस्कृति जरूर है, परंपरा जरूर है, लेकिन हर बार हम उसको दिखा करके
हमारे उत्तराखंड के रंगमंच का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते, और हम ये नहीं कह सकते कि हम रंगमंच में समृद्ध हो गए। उसके लिए हमें कुछ और सोचना पड़ेगा, बियॉन्ड, सबको मिल करके। या वैसी फिल्में भी सिर्फ अगर भोजपुरी में कुछ बन रहा है या गुजराती में कुछ बन रहा है या हरियाणवी में कुछ बन रहा है तो हम उसकी नकल करके हम भी वैसा ही कुछ करें, वैसे ही ठुमके लगाकर दर्शकों को इकट्ठा कर लें मेले में या कहीं भी। वो हो सकता है, वो हो रहा है, उसका फायदा किसी को मिल भी रहा होगा, लेकिन वो फिल्म नहीं है, वो एक प्रोग्राम है, या वो रंगमंच नहीं है, वो सिर्फ एक प्रोग्राम है। और ऐसे प्रोग्राम आज से नहीं, हमेशा से होते आए हैं, हर शहर में, हर देश में, हर जगह होते आए हैं। वो रंगमंच बिल्कुल नहीं है। रंगमंच का मतलब यही समझ लेना कि मंच पर किसी तरह का भी रंग बिखेरना ठीक है। अगर हम उसको थिएटर, रंगमंच ऐसे एक जगह कहें, प्रेक्षागृह, जहाँ पर कुछ भी हो सकता है, तो वो तो ठीक है। लेकिन जब हम रंगमंच की बात कर रहे हैं, और जिस उत्तराखंड के रंगमंच की बात कर रहे हैं या जिन फिल्मों की बात कर रहे हैं, तो रंगमंच का अपना एक एस्थेटिक होता है, सौंदर्य शास्त्र होता है उसका। ऐसे ही फिल्मों का भी एक सौंदर्य शास्त्र होता है। आप क्यों विशाल भारद्वाज की फिल्म देखना पसंद करते हैं? आप तिग्मांशु धूलिया की फिल्म क्यों देखना पसंद करते हैं? आप जब कोई अजीब सी फिल्म आती है, आप उसको क्यों ऐसे बोल देते हैं, हाँ मज़ा तो आया लेकिन फूहड़ था, परिवार के साथ नहीं देख सकते, अरे गलती होगी, बच्चे भी लेके चले गए। तो हमारे उत्तराखंड की फिल्म क्यों? क्योंकि बॉलीवुड में भी, हिंदी फिल्मों में भी तमाम तरह की फिल्में बन रही हैं, और दर्शक उसी फिल्म की तरफ जाते हैं परिवार के साथ, जिसमें एंटरटेनमेंट तो है लेकिन उसके अलावा कोई संदेश भी है, और हमारा समाज भी है किसी न किसी रूप में, अच्छा या बुरा, और संगीत भी है, नृत्य भी है। एंटरटेनमेंट वैल्यू तो है, उसके अलावा उसकी आर्टिस्टिक वैल्यू भी है, कमर्शियल वैल्यू के साथ साथ। अगर हम खाली एंटरटेनमेंट वैल्यू को सोच करके काम करेंगे तो फिर वो आज आएगी फिल्म, हम स्वांतः सुखाए खुश रहेंगे, अपने 4 लोगों को बोलेंगे हमारी फिल्म आई, देखी, हाउसफुल था, एक हॉल भरा हुआ था, मेरे लोगों ने देखा, तालियां बजाई, और हम खुश रहेंगे। लेकिन एक बड़े वर्ग को खुश नहीं कर पाएंगे, जिसको जो हमारा टारगेट है। तो हमारी अपनी परंपराएं जिनको हमें लेके भी चलना है, लेकिन उन परंपराओं को एज इट इज दिखा देना वो कौशल नहीं है, क्योंकि वो तो हैं जागर गाने वाले लोग, तो महारत हासिल। आप क्या जागर गाएंगे? वो तो परंपरागत तौर से जो गा रहे थे वो गा रहे हैं, जो भड़ो गा रहे थे गा रहे हैं, उनसे अच्छा हम क्या गा पाएंगे? उनका वो मैसेज, वो क्या हमारी लोक कला है या क्या संस्कृति है, वो हमारी फिल्म के थ्रू, हमारे नाटक के थ्रू कैसे बड़े समाज में, देश या विदेश में जाएगी, प्रचारित होगी, और उसके महत्व को दिखाया जाएगा उसमें, वो हमारी कला है, वो हमारा कौशल, वो दिखना चाहिए, तब हम क्वालिटी दे पाएंगे। और रहा समाज को इकट्ठा करने का या हमारे अपने समाज, एक दौर था जब पर्वतीय कला केंद्र, मोहन उप्रेती जी जब काम करते थे, उस वक्त पर्वतीय कला केंद्र ने जो काम किया, और जो दिल्ली के पर्वतीय जो प्रवासी थे उनको जोड़ा, जो टूट पड़ते थे नाटक देखने के लिए, वो आज क्यों नहीं? क्या सिर्फ मोहन उप्रेती जी जब तक थे तब तक ही ये होना चाहिए, या आज पर्वतीय कला केंद्र या फिर कोई और? कोशिशें बहुत हुई, लोक कला मंच ने भी किया, हेमपंत जी ने भी किया, और लोग भी कर रहे हैं, लेकिन वो सतत क्यों नहीं हो रहा है? क्यों? क्योंकि हम हतोत्साहित हैं, हम प्रोत्साहन नहीं मिला, हतोत्साहित हैं। हमें प्रोत्साहन चाहिए। क्या कला सिर्फ पैसे के लिए ही की जाएगी, या जिन लोगों ने पहले इसकी शुरुआत की होगी, या एक रचनाकार जब लिखता है क्या वो पैसा सोच करके लिखता है, या एक पेंटर जब पेंटिंग बनाता है क्या वो ये सोचकर बनाता है कि मुझे करोड़ रुपए मिलेंगे, इसके कोई खरीदार मिलेगा? कहीं एक कोने में ये बात हो सकती है कलाकार के, लेकिन शुरू से ही वो ये सोचेगा कि मैं रंगमंच में इसलिए आऊँ क्योंकि कल मैं शाहरुख खान बनूंगा, या कल मैं कोई और बड़ा कलाकार बनूंगा। तो अगर इसी उद्देश्य से आएगा तो फिर नहीं होगा, लेकिन उद्देश्य बड़ा होगा, कला उद्देश्य होगा, तो फिर वो हम आगे बढ़ेंगे और हमारा समाज हमारे साथ जुड़ेगा। जैसे कि अभी बात आई थी एक कि नाट्य साहित्य रचा जा रहा है लेकिन उसमें मैं नहीं हूँ। अभी डॉक्टर साहब ने कहा मैं नहीं हूँ मतलब आप नहीं है। मैं नाटक कर रहा हूँ लेकिन उसमें समाज नहीं है। हम देख के जा रहे हैं नाटक, उसमें कुछ और दिख रहा है, समाज नहीं दिख रहा है। तो वैसे ही फिल्म है, उसमें समाज नहीं दिख रहा है, उसकी समस्या नहीं दिख रही है, तो वो उसके लिए यूजफुल नहीं है। बोलने को बहुत कुछ है लेकिन समय की पाबंदी है और बहुत अच्छा लगा।